है हर महीने मुझे जान से मारने की धमकी का एक नया काम शुरू हो गया है। तो वो बार बार बताने और कहने में भी अजीब सा लगता है। ये बात मैं आदित्यनाथ जी को भी, मोदी जी को भी, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को और जिसको जिसको भी मेरे भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ बोलने से प्रॉब्लम हो, उनको मैं बिल्कुल साफ गोई से सूचना देना चाहता हूं। मैं अपना काम बिल्कुल नहीं बंद करूंगा। तुम्हें जो करना है करो। हर महीने मुझे जान से मारने की धमकी का एक नया काम शुरू हो गया है। तो वो बार बार बताने और कहने में भी अजीब सा लगता है। और कोई भी कहता है जिंदा जला देंगे, मट्टी का तेल डाल के जला देंगे, कोई कहता है तुम्हारे घर में घुस के मार देंगे, और फिर अभी ये गोली से जान से मार देने की धमकी मिली है मुझे। लेकिन मैं बहुत साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी के सरकार के लोगों से कहना चाहता हूँ, मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, किसी से जमीन का झगड़ा नहीं है, किसी से कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। मैं भ्रष्टाचार के मामले उठाता हूं, सरकार के कार्य प्रणाली पर सवाल उठाता हूं, उनके जुर्म और अत्याचार और उनकी नफरत की राजनीति पे सवाल उठाता हूं। वो काम मैं बिल्कुल बंद करने वाला नहीं हूं। ये बात मैं आदित्यनाथ जी को भी, मोदी जी को भी, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को और जिसको जिसको भी मेरे भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ बोलने से प्रॉब्लम हो, उनको मैं बिल्कुल साफ गोई से सूचना देना चाहता हूं। मैं अपना काम बिल्कुल नहीं बंद करूंगा। तुम्हें जो करना है करो। गोली चलवाना है, हत्या करवाना है, रोज यही सब काम कर ही रहे हो तुम लोग, तो जो करवाना है करो, उसकी कोई चिंता की बात नहीं है। जो मुझे करना है, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और जुर्म के खिलाफ लड़ाई का काम, वो हम करते रहेंगे, उससे हम रुकने वाले नहीं है। कल जो पहले भी जितने भी मामले हुए उसमें मैंने FIR दर्ज कराई है, उसकी सूचना सभापति महोदय को भी दी है राज्यसभा के। और कल भी मैंने एक FIR लखनऊ के गोमती नगर थाने में दर्ज कराई है। तो उसमें 504 और 507 धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कार्रवाई क्या करेंगे ये उन लोगों के ऊपर है, लेकिन मैं अपना काम जारी रखूंगा। उनको जो करना है वो करने दीजिए। कल आल पार्टी मीटिंग है, अगर उसमें सरकार इस बारे में कुछ अपनी बात रखती है और इससे संबंधित चिंता सरकार सामने रखेगी हम लोगों के, तो निश्चित रूप से हमारे जो सुझाव हैं वो सरकार के सामने, केंद्र सरकार के सामने रखेंगे। इससे संबंधित कोई भी केस अगर हिंदुस्तान में पाया जाए तो तत्काल ऐसे क्षेत्रों को प्रतिबंधित करने, वहाँ आवागमन और बाकी जो गतिविधि है उसको रोकने की और वहाँ पर सतर्कता बरतने की पूरी कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। उसमें राज्य सरकार को क्या कदम उठाने की ज़रूरत है और केंद्र सरकार को क्या कदम उठाने की ज़रूरत है, इसके स्पष्ट दिशा निर्देश के साथ हम लोग को आगे बढ़ना होगा। क्योंकि यूरोप के देशों में भी काफ़ी हाहाकार मचा हुआ है इस वक्त, और साउथ अफ्रीका में जिस नए वेरिएंट के आने की जानकारी मिली है, तो उससे भी एक निश्चित रूप से चिंता सबको है। देखिए, ये हम सब लोगों को समझना चाहिए कि जब हम ये कहते हैं कि भाई ये वायरस, कोरोना वायरस सबसे पहले चीन में पाया गया और वहां से इसकी शुरुआत हुई, तो भारत में अपने आप तो आया नहीं। भारत में आया तो जहाज के जरिए आया, और उसमें अगर हम लोगों ने उस वक्त एक व्यवस्था की होती कि प्रॉपर क्वारंटाइन कराने की या जो फ्लाइट्स थी उसको बंद करने की, क्योंकि आप देखिए दूसरे जो देश हैं वो अपने यहाँ की फ्लाइट्स लंबे समय तक उन्होंने बंद रखा, और जब चीज़ें वहाँ सामान्य हो गई तभी उन्होंने कुछ कुछ फ्लाइट करके शुरू किया। तो अब अगर ऐसी जानकारी मिल रही है तो तत्काल कदम उठाने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि देर हो जाए और उस वक्त हम लोग फ्लाइट्स बंद करें जब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाए। तो इसलिए अगर ऐसी जानकारी मिल रही है तो
सावधानी तो घटना दुर्घटना होने से पहले बरतनी चाहिए। तो सावधानी रखने का संकेत आपको मिल रहा है, स्पष्ट संकेत मिल रहा है, तो उस दिशा में सावधानी बरतिए। और ये जो तीसरा वेरिएंट जो अभी मिला है, इसमें तीसरी लहर की जो शुरुआत हुई है, इस वेरिएंट के बारे में ये बताया जा रहा है कि पिछले 2 वेरिएंट से ज़्यादा खतरनाक है। तो अभी तो वैक्सीन का भी कितना असर होगा, क्या होगा, ये सब तमाम बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे रिसर्च और हमारी जानकारी से बाहर हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि इसमें तत्काल सरकार कदम उठाए, और फ्लाइट बंद करने की जो सलाह और सुझाव मुख्यमंत्री जी ने दिया है, मुझे लगता है वो बिल्कुल ठीक है। केंद्रीय कृषि मंत्री का बयान आया, उन्होंने कहा है कि अब तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कह दी है, तो अब आंदोलन जारी रखने का कोई मतलब नहीं है, किसानों को घर चला जाना चाहिए। नहीं तो किसान तो ये बात कह रहे हैं ना कि भाई हमें उसकी चिट्ठी मिल जाए, नोटिफिकेशन गवर्नमेंट का रद्द करने वाला जो है वो मिल जाए उनको। पार्लियामेंट के दोनों सदनों में आप पास कर दीजिए, 29 तारीख को कर लीजिए, नहीं तो 30 तारीख को कर लीजिए। आपने कहा इस महीने के अंत तक, तो उसको करके दिखाइए। भाई उनको तो एक कागज चाहिए ना, आपकी बातों का कोई भरोसा तो रह नहीं गया। देश के प्रधानमंत्री ने किसानों के बीच में, इस देश के लोगों के बीच में अपनी विश्वसनीयता खो दी है। तो इसलिए वो इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि संसद के दोनों सदनों में ये बिल, तीनों काला कानून रद्द किया जाए, और उसका जो कागज जब उनके हाथ में पहुंच जाएगा, फिर उस पर वो कोई निर्णय लेंगे। उनकी कुछ और भी मांगे जुड़ी हैं, जो मुकदमे हुए हैं वो वापस करने की मांग है, जो 750 किसान शहीद हुए हैं उनको मुआवजा देने और उनको सम्मान देने की, उनके परिवार को सम्मान देने की बात है। उसमें ये भी है कि एमएसपी की गारंटी के लिए जो एक लंबी लड़ाई उनकी वर्षों से चली आ रही है, उस पर भी उनकी मांग है कि एमएसपी की गारंटी का कानून इस देश के अंदर होना चाहिए। तो इस पर सरकार क्या करेगी, तभी कुछ फैसला हो सकता है। क्योंकि अभी तो आपने काला कानून जो वापस लिया है, ये तो उनके गले में पड़ा हुआ एक फंदा, 1 साल जब वो चुनाव का वक्त आ गया और आपकी जमानतें जब्त होने लगी अलग अलग जगहों पे, तब आपने वो फंदा निकाला है। लेकिन दिया क्या है, तो सवाल ये है। संजय जी, आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी संसद में कृषि कानून को लेकर? क्या आप लोग और ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश करेंगे उनकी केंद्र सरकार पर, या आपको लगता है कि ये कहा गया है कि बिल जो है वो वापस ले लिया जाएगा, तो वैसा ही होगा? नहीं, वैसा ही करना पड़ेगा। अगर वैसा नहीं करेंगे तो आप जानते ही हैं कि पहले दिन से ही हम लोग तो इसके खिलाफ हैं, इस काले कानून के खिलाफ हैं। मुझे तो सस्पेंड भी किया गया था, पूरी रात मैंने धरना भी दिया था संसद परिषद में। तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी का स्टैंड पहले दिन से साफ है, हम इस काले कानून के खिलाफ हैं। और ये बिल जब वापस लिया जाएगा उस पर हम अपनी बात रखेंगे, और एमएसपी की गारंटी का भी कानून बनना चाहिए, ये इस सत्र में मांग उठाएंगे। सर, कल हरियाणा के सीएम ने कहा है कि एमएसपी की गारंटी की जो मांग किसान कर रहे हैं वो संभव नहीं है। अगर ऐसा होगा तो सभी सरकारों पर फसलें खरीदने का दबाव बढ़ जाएगा। तो फसलें खरीदने की जिम्मेदारी है किसकी? एमएसपी घोषित क्यों किया जाता है? एमएसपी इसलिए थोड़ी घोषित किया जाता है कि आप मंडियों में किसान के अनाज को सड़ाइए। एमएसपी है ना, अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने का काम सरकार का है, उसके लिए आप कह रहे हैं मंडियां बनी हैं, उसके लिए आप भाषण देते हैं बहुत जोर जोर से, ना एमएसपी खत्म हुआ था, ना है, ना होगा। जब आप ये बोलते हैं तो एमएसपी की गारंटी देने में आपको क्या प्रॉब्लम है? इसका मतलब आपके दिल में काला है, इसका मतलब आप एमएसपी नहीं देना चाहते हैं किसानों को, और मंडियां भविष्य में आप खत्म करना चाहते हैं। इस कानून पर भी देखिए ना, आप साक्षी महाराज जी कह रहे हैं ये वापस लाएंगे कानून। वो एक इनके कमल पटेल, या मैं नाम भूल रहा हूं, कृषि मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो भी कह रहे हैं कि ये वापस दोबारा तीनों काला कानून लाया जाएगा। पूर्व सेवानिवृत्त भारतीय जनता पार्टी के नेता और वर्तमान राज्यपाल हमारे कलराज मिश्रा साहब, उनका भी बयान मैं सुन रहा था कि वो कह रहे हैं कि साहब ये कानून तो वापस लाया जाएगा। तो कैसे इस सरकार के ऊपर भरोसा करेगा कोई? एमएसपी की गारंटी देने की तो बात कह रहे हैं, एमएसपी तो है ना। अगर आप एमएसपी है तो एमएसपी की गारंटी देने में आपको क्या प्रॉब्लम है? कानूनी अधिकार किसान जो मांग रहे हैं कि हमारा अनाज सरकार के द्वारा घोषित मूल्य से कम पर ना लिया जाए, इसकी गारंटी चाहिए।
इसका मतलब आप कह रहे हैं कि हम तो अपना काला धंधा जो पहले चलता था वो चलाते रहेंगे, हम गारंटी नहीं दे सकते, ये सवाल है। संजय जी, दिल्ली सरकार ने जो कंस्ट्रक्शन साइट्स को बंद किया है और कहा है कि जो मजदूर हैं उन्हें 5,000 रुपए दिया जाएगा, तो जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है क्या वो तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन करा के इसका लाभ ले पाएंगे या उसके लिए कोई और प्रक्रिया होगी? उसके बारे में सरकार की ओर से, दिल्ली सरकार की ओर से स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किया जाएगा और उससे फिर कैसे 5,000 रुपए किस वर्ग के मजदूर को कैसे मिलना है वो स्पष्ट करेंगे।